Hello everyone. Today we will start the fourth chapter, Carbon and its compound of class 10th chemistry. Now this chapter is very important as per the examination point of view. Every topic is important. You can expect questions from any topic. Now first of all, what do you mean by compound? When two or more elements are chemically bonded together. कभी भी जब दो elements, example water. Now here two elements, hydrogen and oxygen, are bonded together chemically. ठीक है, तो this is an example of a compound. Now we are mainly talking about carbon compounds in this chapter. तो ऐसे compounds जिसमें carbon हो, compounds that consist of carbon are called carbon compounds. For example, carbon dioxide, oxygen and carbon are bonded together. The simplest example is methane. In methane, one carbon atom is bonded to 4 hydrogen atoms. ठीक है? Now, let's learn more about carbon. Now, see on Earth crust, only 0.02% of carbon is found on the Earth crust in the forms of mineral like petroleum, kerosene and all. And 0.03% of carbon dioxide is in the atmosphere. See, it's very less amount. Correct? But still this is very important. इतना थोड़ा amount होने के बाद भी carbon बहुत important है. क्यों? Because maximum of the things that you see around you is made up of carbon. Let it be your notebook, let it be your pen, pencil. Around you, you see plastics, car, everything is made up of carbon. अब इसको और अच्छे से आप समझोगे कि कैसे. तो देखो कार्बन इतना important क्यों है. Out of 118 elements, we know that out of that 89 are metals, 22 are non-metals and 7 are metalloids. तो जब ये सब मिलके जितने कंपाउंड्स बनाते हैं, कौन सब मिलके, मेटल्स, नॉन-मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये जितने कंपाउंड्स मिलके बनाते हैं उतना एक कार्बन अकेला कंपाउंड्स बना देता है. Millions and millions of compounds are made by carbon. इससे हमें पता लगता है कि कार्बन कितना abundance में हमें अपने सराउंडिंग्स में दिखता है. वो इतने कंपाउंड्स बनाता है. We will learn कि ऐसा क्यों है. ठीक है, तो चलो थोड़ा बहुत कार्बन के बारे में और समझते हैं. कार्बन इज अ नॉन मेटल. इट्स सिंबल इज C. ठीक है, C से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 6. एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 and 4, है ना. क्योंकि हमें पता है कि जो शेल्स होती हैं न्यूक्लियस के आसपास जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं, तो इनर मोस्ट शेल के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. देन L कैन होल्ड 8, देन कैन होल्ड 8 एंड सो ऑन. राइट, तो 2 and 4. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4. तो 4 कार्बन की क्या हो गई, वैलेंसी. तो व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी. ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इट इज नोन एज टेट्रावैलेंट. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन द chapter. So learn properly. Remember the word tetravalent. What do you mean by tetravalent? That the carbon has 4 as its valency. So that's why carbon is tetravalent. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ स्ट्रक्चर समझो जरा कार्बन का. This is the nucleus. ठीक है. अब न्यूक्लियस में let me change the pen color. ठीक है. अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, एक है न्यूट्रॉन्स और दूसरे होते हैं प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. ठीक है ना. प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज ऑन देम और आसपास क्या रिवॉल्व करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम. तो अगर आप देखें तो हु होल्ड्स इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी ओर खींच के रखता है, इट इज द प्रोटॉन्स. फाइन. तो हमने एक और चीज पढ़ी है कि कोई भी एटम, एनी एटम यू टेक इट, कभी भी कोई एटम की
रिएक्टिविटी के बारे में हम व्हाट यू कैन से अबाउट द रिएक्टिविटी, एक एटम क्यों रिएक्ट करता है किसी दूसरे एटम के साथ, व्हाई, जस्ट टू अटेन स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबल होने के लिए। कैसे स्टेबल होगा, जब उसका आउटर मोस्ट शेल जो है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है जो उसका, वो कंप्लीटली फिल्ड हो, तो तब वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। मतलब हर एक एटम क्या करने की कोशिश करेगा, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करेगा। अभी नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये नोबल गैसेस कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं नोबल गैसेस, बिकॉज इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, वो ऑक्टेड, वो कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट होने के चक्कर में अगर इसका मान लो इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो दे विल नॉट गेन एंड दे विल नॉट लूज, उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। तो हर एक एटम विल ट्राई टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एटम क्या करता है, कोशिश करता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, इसीलिए वो दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। फाइन, अब आप कार्बन को अगर देखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो अब क्या, इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स 4 मोर, या तो वो 4 किसी से ले ले या फिर वो अपने 4 किसी को दे दे। अगर वो 4 गेन करता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8, कंप्लीटली फिल्ड। अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास रह जाएंगे, 2, जो कि अगेन उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई। तो दोनों केस में वो स्टेबल हो सकता है, पर कार्बन ऐसा नहीं करता। ठीक है, लेट्स सी, हम वी नो दैट कार्बन हैज 4 वैलेंसी, तो डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, नो, कार्बन अपने डोनेट नहीं करता है। डोनेट करके वो कैटायन बना सकता है, बट it does not donate the electrons and neither accepts the electron, वो accept भी नहीं करता है 4 electrons को। तो अगर वो नहीं करता है तो what does it do, it shares the 4 electrons, वो ना किसी को देता है इलेक्ट्रॉन्स, ना किसी से लेता है, पर वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर करके जो बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच में, that bond is known as covalent bond। ठीक है, bonds which are formed by sharing of electron pair or pairs between 2 atoms are called covalent bond। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। और जैसे we have hydrogen H2, ठीक है, अब देखो 2 H है, इन H के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन है इनके पास। तो लेकिन ये 2 चाहिए इनको अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम। तो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या कहेगा इस हाइड्रोजन को कि भाई ऐसा करते हैं, मेरा इलेक्ट्रॉन एक तुम शेयर कर लो, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ मिला के शेयर कर लेगा, तो इस वाले हाइड्रोजन के पास भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के कंप्लीट हो गए आउटर मोस्ट शेल, है ना। तो शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, ना इसको किसी को देना पड़ा, ना इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, दोनों ने क्या किया, शेयर कर लिया। अब शेयरिंग क्या हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन अगर आप पेयर देखोगे तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये जो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, इनके बीच का ये जो बॉन्ड है, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इसी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ याद रखना ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। नाउ व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड शेयरिंग, because in the last chapter we have learned a bond called ionic bond, if you remember, correct? तो जो ionic bond थे वो कैसे बनते थे, do you remember? Ionic bonds were formed when there was a transfer of electrons,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे ट्रांसफर होते थे इलेक्ट्रॉन, एक मेटल इलेक्ट्रॉन्स देता था किसको, नॉन मेटल को। तो यहाँ पे देने की वजह से कैटायन बनता था, यहाँ नॉन मेटल्स जब ले लेता था तो नेगेटिव आयन बनता था, तो वहाँ ट्रांसफर होते थे इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, और जहाँ शेयर होते हैं बॉन्ड्स दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। आई थिंक आई एम क्लियर, राइट? ओके, अच्छा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है मीथेन का, ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं मीथेन का। जैसे CH4 कार्बन है एक, है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी हमने पढ़ा ऊपर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका कितना 2 and 4, 4 इसके क्या है, वैलेंसी है। तो रिमेंबर इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट, ठीक है ना, वैलेंसी जितनी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, या आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 4, और हर एक हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वी विल राइट इट हियर, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन का ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है एक एक करके हाइड्रोजन इनको अपने साथ शेयर कर लेगा। तो देखो हर एक हाइड्रोजन तो था, उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नाउ लेट मी चेंज द कलर हियर। अब देखो कार्बन क्या करेगा, कार्बन ये सारे हाइड्रोजन्स के एक एक जो इलेक्ट्रॉन था वो ले लेगा, और इसके देखो कार्बन के 8 कंप्लीट हो गए, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, मीथेन का। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, एंड यू कैन सी दैट one carbon atom is bonding with, having a covalent bond with 4 hydrogen atoms, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, why do carbon form covalent bond? ये covalent bond क्यों बनाता है, ये ionic bond क्यों नहीं बना सकता है? तो सिंपल थिंग, अभी हमने पढ़ा कि कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C-4 anions, ठीक है ना, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2-4, तो ये आराम से अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके गेन करके एनायन बना सकता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता, 2-8, पर बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितनी हो जाएंगी, 10, लेकिन न्यूक्लियस के पास तो भाई सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं, तो ये प्रोटॉन्स पॉजिटिव, तो यही तो है प्रोटॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स जो आसपास रिवॉल्व करते हैं उसको अपनी ओर खींच के रखता है। तो अगर आप इसको 8 बना दोगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन्स टू टेक होल्ड ऑफ दीज 10 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? इसलिए कार्बन इज नॉट गेनिंग एनी 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी वन, तो ये वाला केस तो हम नहीं कर सकते। Then another case is कि कार्बन कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन फॉर्म केटायन, है ना, ये लूज कर देगा 4 इलेक्ट्रॉन्स और केटायन बन जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, इसकी इतना अट्रैक्शन है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कि वी नीड मोर अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स from the nucleus. ये भी पॉसिबल नहीं है, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons. तो this is also not possible, ये केस भी नहीं हो सकता। तो वो अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है कार्बन? कार्बन overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms or with atoms of other elements. तो वो क्या करता है, शेयर करता है, या तो वो अपने ही कार्बन एटम के साथ शेयर कर लेगा, या फिर वो अनदर एटम्स के साथ, जैसे एलिमेंट्स के साथ, जैसे यहाँ पे मीथेन के केस में कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। शैल वी मूव ऑन? ओके, नाउ एज वी आर स्टडीइंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड।
दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, जैसे हाइड्रोजन। अभी हमने हाइड्रोजन का ऊपर एग्जाम्पल देखा, एक हाइड्रोजन ये हो गया, इस वाले हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन इसका वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला इसका शेयर करेगा, दोनों के पास 2 फिल हो गए, है ना। तो ये देखो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, शेयर हुआ है। तो व्हेन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फाइन। व्हेन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए 2 एटम्स के बीच में, तो उसको कहते हैं डबल बॉन्ड। तो अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इज 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 and 6। कितना हो गया? टोटल 8 हो गया। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सीजन का 6, और इसको कितने और चाहिए अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए? +2, 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, 2 and 2 4, 5 and 6। तो जितनी वैलेंसी थी, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट ओनली विल पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। तो दिस ऑक्सीजन विल डू व्हाट? इट विल टेक these 2 शेयर, और ये वाला ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा। तो दोनों के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, है ना। तो अब देखो 1 पेयर शेयर हुआ एंड दिस इज द सेकेंड पेयर, तो 2 पेयर शेयर हो गए। तो देखो इनके बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। फाइन, ओके। व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, एग्जांपल है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 2 and 5। अब इसको आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो 8 होंगे ना लास्ट में। तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन बनाओ, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, और ये शेयर करेगा एक के साथ 3, 4 and 5, 3, 4 and 5। तो ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। कितने हो गए? 3, 3, 6, 7, 8। इसका तो हो गया काम पूरा। ये वाला भी इससे 3 शेयर कर लेगा। अब देखो कितने पेयर शेयर हुए? 1, 2 and 3। सो हियर आर द 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज carbon compounds are poor conductors of electricity. Remember, carbon compounds are poor conductor of electricity. Why? Because they lack free electrons. उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। कहाँ से होंगे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि लेन देन तो हो नहीं रहा इलेक्ट्रॉन्स का, सिर्फ क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? होंगे ही नहीं। कार्बन एटम क्या करता है? शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई फ्री छोड़ता ही नहीं है वो। तो इसलिए दे आर पुअर कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के लिए तो फ्री आयंस चाहिए, फ्री मूवमेंट चाहिए आयंस की, वो नहीं हो पाती। Second is carbon compounds, or you can say the compounds formed by covalent bond have low melting and boiling point. इनका melting point और boiling point बहुत low है। Why? Because the force of attraction between the molecule of carbon compounds is not very strong. जो carbon compounds है, इनके जो कार्बन के molecules के बीच का जो attraction है वो बहुत ही weak है, it's not strong. तो जरा सा उनको heat दो, they will start melting and boiling. ठीक है, the reasons are very important. Now third one is bonding in compounds does not give rise to any ions. कोई आयंस ही नहीं बनते हैं बॉन्डिंग में। आयनिक कंपाउंड में आपने देखा था, आयनिक कंपाउंड में क्या होता था? जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता था उसके ऊपर एनाइन बनता था, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता था मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स तो वो कैटायंस बनाते थे। तो इस तरह चार्ज्ड आयंस बनते थे, है ना। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है? ना एनायंस बन रहे हैं ना कैटायंस बन रहे हैं, यहाँ तो शेयरिंग हो रही है। तो शेयरिंग में तो कोई चार्ज ही नहीं बनता है।
In sharing electrons, no charged particle is formed. ठीक है, समझ में आ गया? Okay. Next again an important, a very important question. Explain the versatile nature of carbon. भाई कार्बन इतने कंपाउंड्स क्यों बनाता है? रीजन बताओ इसका. ठीक है, ये इतने कंपाउंड्स इसलिए बनाता है, ये इतना वर्सटाइल इसलिए है बिकॉज ऑफ दीज 3 प्रॉपर्टीज. ठीक है, पहला है कैटेनेशन. अब कैटेनेशन का मतलब क्या है? कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट्स एटम कैन जॉइन विद वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन. अब कार्बन की इसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकेज भी बोल सकते हैं. ठीक है, कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन्स बनाना, इस प्रॉपर्टी की वजह से देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. देखो, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिला, एक कंपाउंड बन गया. एक कार्बन 3 कार्बन आपस में मिल गए, एक और कंपाउंड बन गया. कार्बन 4 मिल गए, एक और कंपाउंड बन गया. ठीक है ना, यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ गया. तो ये जो प्रॉपर्टी है लॉन्ग चेन्स बनाने की कार्बन की, देखो ये लॉन्ग चेन्स बनाने की, इस प्रॉपर्टी की वजह से द कार्बन हैव लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, सेकेंड, क्यों इतना वर्सटाइल है? बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी. कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. It is capable to bond with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent elements. मतलब इसके पास 4 वैलेंसी है और इसमें कैपेबिलिटी है कि ये अपने चारों जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये या तो उनको कार्बन के साथ ही कंपाउंड बना ले या फिर वो किसी और एलिमेंट के साथ, मान लो यहाँ क्लोरीन बना दिया. ठीक है, अब यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा ले, अगली बार में 3 क्लोरीन यहाँ पे ज्वाइन कर ले. इस तरह वो अपने साथ तो कार्बन एंड कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाता ही है और अदर एलिमेंट्स के साथ भी बनाता है. तो सोचो कितने एलिमेंट्स हैं, वो कितनों के साथ ज्वाइन करता है, कितनों के साथ कंपाउंड बनाता है. दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी इट हैज लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स. Now next reason that why it's versatile is isomerism. What do you mean by isomerism? It's the phenomenon due to which some compounds have same molecular formula but different structural formula. अब molecular formula मतलब क्या? अच्छा, अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ब्यूटेन. ठीक है, अब ये पढ़ेंगे हम आगे कि ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन ये क्या होता है. ब्यूटेन मतलब अ कंपाउंड हैविंग 4 कार्बन एटम्स. ठीक है, अब उसका ये हो गया इसका एक स्ट्रक्चर 1. अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. अब देखो, इसमें भी 4 कार्बन एटम्स हैं, इस वाले में भी 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हुआ है ना. मॉलिक्यूल्स तो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कार्बन के सेम हुए, बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया. देखो यहाँ स्ट्रेट चेन है जबकि यहाँ पे ब्रांच्ड चेन है. तो दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. तो बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस the carbon is very versatile in nature. Am I clear? I hope I am clear, right? Chal. Let's move on to allotropes of carbon. Now different forms of carbon are there and those different forms of carbon are known as allotropes of carbon. These are the 3 main allotropes. The first is diamond, graphite and Buckminster fullerene. ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम diamond. In diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms. देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला देखो. एक, let me change the pen color. Okay, how you see here, ये कार्बन एटम है. ठीक है, अब ये एक इसके साथ 2, 3, 4. ठीक है, इसी तरह हर एक कार्बन एटम जो है वो अपने साथ और 4 कार्बन एटम्स के साथ कंबाइंड है. इसी तरह ये भी इस तरह कंबाइंड है. तो इस तरह 4 कार्बन एटम्स के साथ ये बॉन्डेड है. तो इस तरह बॉन्डिंग होने के बाद इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है? रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बहुत रिजिड है.
रिजिड क्यों है? क्योंकि चारों तरफ से बॉन्डेड है, हिल नहीं सकता है ना, मूवमेंट नहीं है. ड्यू टू दिस रीजन डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. यही रीजन है कि डायमंड जो है इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रेफाइट. नाउ सी, अच्छा यहाँ पे इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों बैड कंडक्टर है? अब आपको यहाँ पता होगा, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. ठीक है ना, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड में कोई मूवमेंट नहीं होती है. और यहाँ पे देखो ग्रेफाइट, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स. रिमेंबर दिस डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट. अब यहाँ ध्यान से देखो कि एक कार्बन एटम जो है ग्रेफाइट में, लेट्स सी हियर, ये इसके साथ ज्वाइन है यहाँ और यहाँ, 3 तरफ से ये कंबाइंड है. तो लेकिन कार्बन तो टेट्रावैलेंट है, तो एक उसका कोई भी बॉन्ड फ्री है. ठीक है. अब इस वाले को देखो 1 2 और ये नीचे की ओर जुड़ रहा है. ये वाले का देखो 1 2 और ये नीचे के साथ कंबाइंड है. तो हर एक कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स. ठीक है. नाउ इट फॉर्म्स हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर. ठीक है. तो हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर, देखो ये हेक्सागोनल है. हेक्सागोनल किसे कहते हैं? हेक्सा मीन्स 6. तो कितने कार्बन एटम ज्वाइन कर रहे हैं एक हेक्सागोनल लेयर में? 1 2 3 4 5 6. तो ये हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर बनाता है ग्रेफाइट. इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक्सेप्शन नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट. ये रीजन है देखो उसका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम forms bond with only 3 other carbon atoms. और एक जो है वो फ्री है. ये फ्री आयन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, इसी की मूवमेंट की वजह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ करंट हो जाता है. इलेक्ट्रिसिटी में गुड कंडक्टर है ये. ओके फाइन. नाउ दिस अबाउट बकमिंस्टर्स fullerene. Fullerene is it's a tongue twister for me. This is not much given in your book. We just have to know is that it is called C60. ठीक है, किसको C60 कहा जाता है? Because it contains 60 carbon atoms. इसमें carbon atoms कितने हैं? 60 हैं, और ये arranged in the form of football sheet. ठीक है, यहाँ पे आप देखो. और इसका नाम ये बकमिंस्टर्स फुलर क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो शेप है इसकी C60 की, इट्स लाइक अ डूम विच इज ये डूम जो है, ये स्ट्रक्चर यूएस में स्ट्रक्चर है डूम का, जिसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? आर्किटेक्ट बकमिंस्टर्स फुलर ने. तो उनके नाम पे ही इसका नाम रख दिया. ठीक है, फाइन. I hope today's class is clear and this chapter is very important. I'm telling you once again. And if you like the video, do share, like and subscribe. We'll see you in the next class. Thank you. Bye.